ये आपने ही बोला था, मैंने नहीं बोला था। और मेरे को बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि कुंभ की जो हमारी महान विरासत इस देश की वर्षों वर्षों से चलती हुई आई है, उस कुंभ पे आप लोग राजनीति करना चाहते हैं। आपसे खाटू श्याम बाबा का तो मेला नहीं समझ रहा, कुंभ की बात कर रहे हो। 3 दिनों तक वहां पे हड़ताल रही है और आपने, मेरा आपसे ऐतराज है सदन के नेता से कि आप कुंभ गए और आपने सिर्फ बीजेपी के लोगों को ही ले गए। आपने हमें अपना, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, उस दिन भी 2-3 लोग बोले थे कि आप लोग चलो, आप लोग साथ चलो, आपके भी पाप धोयाएंगे। तो मैंने कहा पहले आप अपने धो लो, हमने तो ऐसे पाप किए नहीं है। ये लाखों करोड़ों जो इस देश के लोग हैं, उनकी आस्था के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हो, ये बात मैं कहना चाहूंगा। कुंभ के अंदर भगदड़ मची, दिल्ली के अंदर स्टेशन पे भगदड़ मची, यानी कि आज तक आप बता देना स्पीच में कि कितने लोगों की डेथ हुई, अगर ये आंकड़े। राजस्थान के विषय नहीं है, राजस्थान से ही हवाई जहाज भर के गई है कुंभ में, और आप स्वयं भी गए अध्यक्ष जी, हमें क्यों नहीं लेके गए? ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप लोगों की जो मंशा है ना, वो साफ नहीं है। और आप लोगों के लिए एक छोटी सी कविता है मेरे पास कि तुम्हारी अर्थियां उठे मगर ये ध्यान में रहे कि मेरे लिए जो सेज सजी है वो खराब नहीं हो, ये बादशाह का हुक्म है। और एक हुक्म ये भी है कि भले कोई भी मरे पर मेरी इमेज खराब नहीं हो। सुनो मेरे मंत्रियों, सफेद पोश संतरियों, जहां मिले खाली जमीन रोप दो कपास को, कपास मिल में डालकर बुनो सफेद चादर, गली गली में जाकर फिर ढको हर एक लाश को। सवाल करे तो उसे नरक में तब तक रखो जब तक मुझे आप लाजवाब हो। ये आपकी नियत है, ये बादशाह का हुक्म है। और एक हुक्म यह भी है कि भले कोई मरे मेरी इमेज खराब ना हो। खरीदो ड्रोन कैमरे, खिंचवाओ मेरी फोटो, दिखाओ उसको न्यूज पे, करो मेरा प्रचार फुल। कहीं दिखे जो दाग तो जबान से ही पोंछ दो, अगर ये ध्यान में रहे जबान पे हो लार फुल, निकाल कर किसी की रीढ़ भीड़ वो बनाओ तुम, वो जुल्म पे हिसाब पर कभी ना इंकलाब हो। ये बादशाह का हुक्म है। और एक हुक्म ये भी है कि मेरी इमेज खराब ना हो गया। जो सत्य हो वही दिखे, ना लाग ना लपेट हो, ना कोई पेड न्यूज हो, न झूठ का प्रचार हो। काट दे जो जुल्म को, जो चीर दे अनर्थ को, पत्रकार की कलम में ऐसी तेज धार हो, सलाख डालकर निकाल कर उछाल दो उसे। किसी की आंख में अगर ये बेहुदा सा ख्वाब हो, ये बादशाह का हुक्म है कि मेरी इमेज ना खराब हो। ये बात माननीय अध्यक्ष जी मैं कहना चाहूंगा। आज जिस प्रकार से एजुकेशन पे हमले बोले जा रहे हैं, एजुकेशन पे जो हमले बोले जा रहे हैं, उस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप कह रहे हो इंग्लिश मीडियम जो है उनको स्कूलों को हम बंद करेंगे। गरीब का बच्चा हो गई बात नहीं साहब, मेरा टाइम बच रहा है, 5 मिनट इन्होंने खराब करी। 5 जल्दी शुरू कर, 5 मिनट बोलो। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज है जो आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि यहां हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी स्कूल बंद करने में लगे हुए हैं। लगातार जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, और उर्दू शब्द से तो इतनी भारी आपको चिढ़ है कि बस पूछो मत। पर मैंने पता करवाया कि दिलावर शब्द का अर्थ क्या होता है, इसकी मूल उत्पत्ति कहां है। तो दिलावर शब्द जो है
अरबी मूल का फारसी शब्द है, ये बात मैं बताना चाहता हूं। अब आपको इसके लिए भी हो सकता है कोई कमेटी बैठानी पड़ जाए। ये बात मैं कहना चाहूंगा, आप संविधान से लगातार जो है छेड़छाड़ करने में लगे हुए हैं। संविधान का आर्टिकल 243U के मुताबिक नगर निकाय के कार्यकाल को न तो बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है, इसी प्रकार से पंचायती राज को। लेकिन आप अपने स्वार्थ के कारण, फिर मैं कहना चाहूंगा, संविधान को कमजोर कर रहे हो, संविधान को। और 3 बजट हो गए मेरे को पूछते हुए, ये भरतपुर के जिला प्रमुख के चुनाव कब होंगे, ये तो आप बता दो मुख्यमंत्री जी। अभी पटवारी भर्ती हुई, यानी कमाल ही हो गए सब। और ये तो उपचुनाव है, मेन चुनाव की तो बात ही छोड़ दो। आरक्षण के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हो ना, पटवारी भर्ती 2024 में 1733 पदों पर भर्ती निकली। एससी के लिए 16% के हिसाब से 277 पद होने चाहिए थे, और एसटी के लिए 12% के हिसाब से 208 पद होने चाहिए थे। आपने दिए 229 और 175। क्यों भाई, ये कौन सा फार्मूला आप निकाल रहे हो? इसी प्रकार से हायर एजुकेशन के लिए 1648 पदों में एससी के लिए 260 और एसटी के लिए 194 पद होने चाहिए थे, और आपने एससी के लिए 172 और एसटी के लिए 148 पद दिए। तो ये कैलकुलेशन कौन आदमी कर रहा है जो दलितों के, पिछड़ों के इसके साथ? और इससे पहले 153 बैकलॉग हमारे थे, तो उनके बारे में कहेंगे तो वो नहीं कहेंगे। वो 153 पद बैकलॉग में थे, उनको भी गायब कर दिया आपने। ना मतलब बोल दो। इसी प्रकार से पशु चिकित्सक भर्ती में 900 पदों का रिजल्ट आया, एससी के 39 और एसटी के 63 आपने खाली छोड़ दी। मैं कमाल है। ओबीसी का तो एक बार हो गया। माननीय इसी प्रकार से माननीय मंत्री जी, चतुर्थ श्रेणी भर्ती में आप 47,571 पदों में से ओबीसी के 714, एससी के 661, एसटी के 68 और एमबीसी के 40, इतनी संख्या आपने कम कर दी। यानी एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी सबको ही लपेटे में ले लिया। और ये इंग्लिश मीडियम स्कूलों से क्या चिढ़े कि गरीब का बच्चा, आप में से ना अपने बच्चों को तो भेजते हम सब लोग प्राइवेट में, और गरीब का बच्चा पढ़ता है सरकारी में, और वो प्राइवेट में भेजे तो हजारों रुपए की फीस दे, और अगर उस फीस से उसको बचाना चाहे राजस्थान सरकार, तो आप वो स्कूल बंद करो। ये बात कुछ समझ से बाहर है। मेरी बातें तो बहुत ज्यादा थी, सारी रहेगी, सारी रिपोर्ट वगैरह सब। अब आधी मिनट में मैं चलो आपकी मान लेता हूं, इस यूटर्न सरकार और ये पूरा जो बजट और ये प्रिपरेशन बिल जो है, ये सिर्फ इस प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए खोखले हवाई जो दावे हैं वो यहां पे सरकार ने पेश किए हैं। इससे राजस्थान का जो भविष्य है वो मजबूत होने की बजाय कमजोर होगा। मैं इस बजट की, इस पूरे बिल की निंदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, राम राम। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के समय में माननीय हमारे पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों का विभिन्न अनुदान की मांगों तथा आज वित्त एवं विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान अपने विचार रखने एवं बहुमूल्य सुझाव देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। चर्चा के दौरान उठाए गए समस्त बिंदुओं का हमने संज्ञान लिया है और इन बिंदुओं का परीक्षण कर उन पर यथा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मेरी बात को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं मेरी एक पीड़ा आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से साझा करना चाहूंगा। जैसा कि सर्वविदित है, हमारी विधानसभा, क्योंकि मेरे प्रतिपक्ष के साथी ने भी कहा है,
देश में संसदीय परंपराओं के आदर्श के रूप में जानी जाती है। इसी विधानसभा में कई नामचीन हस्तियां निकली हैं। इस विधानसभा ने देश के संवैधानिक परंपरा के 20 पितामह कहे जाने के वाले और उसके रूप में विख्यात आदरणीय स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी जैसे अजात शत्रु दिए हैं। आज देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में विराजमान माननीय स्पीकर श्री ओम बिरला जी, माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का नाम भी राज्य से जुड़ा है। यह हमारे लिए बड़े सम्मान और गर्व की बात है। इस विरासत के विपरीत एक नई ही स्थिति इस बार विधानसभा में देखने को मिली। 8 करोड़ प्रदेशवासियों के हित से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा करने के स्थान पर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के बहुमूल्य समय को अनावश्यक विवाद कर शोरगुल में जाया कर सदन की गरिमा को गिराया गया है। मैंने पहली बार इस आसन की पीड़ा को अश्रुओं की धारा के रूप में निकलते देखा है। ऐसा दृश्य फिर हमारे सामने नहीं आए, यह संकल्प आज हम सभी को मिलकर लेना चाहिए। अब कुछ दिनों से सदन में सार्थक चर्चा हो पा रही है। इसके लिए मैं किसको धन्यवाद दूं? उनको धन्यवाद दूं जो मेरे सामने विराजमान हैं, या फिर उनको धन्यवाद दूं जो पिछले 2 सप्ताह से अदृश्य हैं। मैं दृश्य और अदृश्य प्रतिपक्ष के दोनों माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और सभी सदस्यगण को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के क्रियाशील होने पर शुभकामनाएं देता हूं। किंतु आज ही इस बात का भी अफसोस रहेगा कि यद्यपि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शिलान्यास व उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने किया और तत्समय प्रतिपक्ष के नेता के रूप में श्री राजेंद्र राठौड़ जी का साथ भाजपा विधायक दल सहर्ष उस समारोह में आया। फिर भी आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कार्यशील होने के पहले दिन जब लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी को आमंत्रित करके पक्ष प्रतिपक्ष और पूर्व विधायकों के सामूहिक भोज का आयोजन रखा गया, तब ऐसे अवसर पर भी राजनीति से प्रेरित हो विपक्ष द्वारा आयोजन का बहिष्कार किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप यह कहना चाहता हूं, यह उचित है या अनुचित, यह सभी को अपनी अंतरात्मा से पूछना होगा। अध्यक्ष महोदय, यह सवाल भी मेरे जहन में आ रहा है कि क्या यहां भी हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष के विरुद्ध कोई इन्हीं के घर का सदस्य षड्यंत्र तो नहीं कर रहा था? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के शुभारंभ में उनकी उपस्थिति देश के सर्वोच्च पंचायत लोकसभा के माननीय स्पीकर के साथ मंच पर होती तथा उन्हें भी इस साझे मंच के माध्यम से अपनी बात कहने का मौका मिलता। ऐसा लगता है कि इससे उन्हें उन्हीं की पार्टी की अदृश्य शक्ति के षड्यंत्र ने वंचित कर दिया। मेरी सहानुभूति हमारे साथी माननीय नेता प्रतिपक्ष के साथ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सभी को साथ लेकर प्रदेश के विकास एवं प्रदेशवासियों की खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए सतत रूप से प्रयासरत है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारी सरकार लोगों के हित, नागरिकों पहले की सोच, सिटीजन फर्स्ट के साथ सुशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रमुख फैसले लेते समय हमेशा गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी यानी ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी यानी कि ज्ञान,
हमारी आंखों के सामने रहते हैं। हमारे द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए 19 फरवरी 2025 को प्रस्तुत बजट माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिए गए इसी प्रेरणादायी मूल मंत्र को प्रतिबिंबित करता है। इसी के साथ आने वाली पीढ़ियों को भी हमारे द्वारा विरासत में समुचित संसाधन उपलब्ध हों, इस दृष्टि से प्रदेश में प्रथम बार ग्रीन बजट भी प्रस्तुत किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सदन में वित्त मंत्री, हमारी उप मुख्यमंत्री हमारी सरकार का दूसरा बजट प्रस्तुत कर रही थी, तब मेरे साथ ये सभी प्रदेशवासियों ने भी हमारे विपक्ष के साथियों के चेहरे पर उतार चढ़ाव वाले भावों को देखा होगा। किसी भी चर्चा से अधिक तो विपक्ष के चेहरे की निराशा से स्पष्ट हो गया था कि हमारे जन कल्याणकारी बजट में कोई भी कमी ढूंढना इनके लिए संभव नहीं था। अगर इन्हें सही मायने में आमजन की खुशहाली की परवाह है तो उन्हें भी प्रसन्नता के साथ बजट का स्वागत करना चाहिए था। लेकिन मैं देख रहा था, अभी भी मैंने देखा और मेरा ध्यान घड़ी की तरफ गया, 28 मिनट तक हमारे प्रतिपक्ष के नेता विधेयक पर नहीं आए, अन्य बातों की बात करते रहे। और मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं, बहुत बड़े लंबे अंतराल के साथ, क्योंकि लगातार यहां चर्चा हुई है, डिमांड पर चर्चा हुई है, माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेताजी ने उन विषयों को रखा है और मुझे अच्छा है कि उन्हीं को दोहरा करके आज भी काफी विषय उन्होंने रखे हैं। तो यह चिंता सता रही लगती है कि उन्हें अब ना पक्ष से निकलने का जनता अवसर ही नहीं देगी। जनता को यह कहना है, ये गलियां ये चौबारा या आना ना दोबारा। सभी माननीय सदस्यों ने यह भी देखा कि इस बार बजट में कई दिनों तक तो माननीय प्रतिपक्ष के नेता को उन्हीं के साथियों के कारण सदन में बोलने का अवसर ही नहीं मिला। और जब उनकी यह दुविधा समाप्त हुई, तब से लगता है वे अपने खोए समय की भरपाई करने के लिए प्रत्येक बिंदु पर एक प्रश्न पर बोलने का प्रयास करते हैं। किंतु जिस आधी अधूरी तैयारी से वे तथा प्रतिपक्ष के अन्य माननीय सदस्य सदन में अपनी बात रख रहे हैं, उससे तो मुझे लगता है कि उनकी पूरी तैयारी ठीक प्रकार से नहीं है। उनको अभी और तैयारी करनी चाहिए। अच्छा होता कि आप सब कम से कम सही तथ्य पता करने के बाद ही अपनी बात माननीय सदन में रखते। एक नई बात अध्यक्ष महोदय मैंने और देखी है, नेता प्रतिपक्ष को आजकल अपना अलवर क्षेत्र छोड़ पड़ोस के हमारे भरतपुर से अत्यधिक लगाव हो गया है। अपनी हर बात का दृष्टांत उन्हें भरतपुर ही दिखाई देता है। यह कृपया मुझे यह बता दें कि यह इनका भरतपुर के प्रति लगाव है या मेरे प्रति लगाव है, या फिर मेरे बंसी वाले ने इन्हें भी भरतपुर की ओर आकर्षित कर लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर कर अर्थव्यवस्था को 5 वर्ष में, हमारे साथी कई कह रहे थे और उनका भी मैंने सुना है कि वो एक्सपर्ट कहते हैं कि एक्सपर्ट, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन एक्सपर्टों को जब वो उनकी सरकार थी तो उन्होंने कोई भाव नहीं दिया, उनको किसी तरह का भाव नहीं दिया उनको। और जब भाव नहीं दिया तो उन्होंने दूसरे काम में भी स्टार्ट हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनको भाव नहीं मिला। लेकिन वो एक्सपर्ट दिखाने से पहले बोलने से नहीं होता है। यह राजस्थान की 8 करोड़ जनता देखती है, कोई भाषण को सुनने के लिए नहीं, आपके काम कहां पहुंचा है इसे देखने के लिए राजस्थान की जनता इसे देखती है कि हमारा किसने काम किया है। अर्थव्यवस्था में 5 वर्ष $350 बिलियन तक ले जाने हेतु आवश्यक कदम उठाने प्रारंभ कर दिए हैं।
जब प्रतिपक्ष के सदस्य अर्थव्यवस्था के विकास के संबंध में कोई सार्थक चर्चा नहीं कर पाए तो मात्र किस वर्ष में जीएसडीपी कितनी हो पाएगी तथा 350 बिलियन किस वर्ष पहुंच पाएगी, इस संबंध में केवल आंकड़ों को लेकर बैठ गए हैं। मैं माननीय सदन को हमारे आंकलन के संबंध में अवगत कराना चाहता हूं। आप सुन लीजिए और नोट भी कर लीजिए और इसके बाद भी बता दीजिए, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं, हमारा काम ऐसा नहीं होगा कि कोई उंगली उठाने वाला पैदा हो जाए। हम बात करते हैं अंदर से और वो करते हैं जो करके दिखाते हैं। हम राजस्थान की जनता का जो विश्वास लेकर के आए हैं, हम इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को कहना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, जिस संकल्प के साथ इस सदन में आए हैं उस संकल्प को पूरा करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।